हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th का एक बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड मॉक पेपर। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इस पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हमसे पूछेगा। 2 घंटे का हमको समय मिलेगा और टर्म 2 का सिलेबस इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को बच्चों एंड तक ध्यान से देखना। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पूरा डिस्कशन आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो बच्चों ये है हमारा जो पेपर 2 घंटे का 40 नंबर का। इसमें हम पार्ट ए से शुरू करेंगे और जो जो रेलिवेंट चीज़ें हैं सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 विच वॉज एंडोर्स्ड ओवर बाय गौतम टू एम मेहता। अब देखो इतनी कहानी का क्या मतलब होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वो कह रहा है जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। जिस भी आदमी की एक्सेप्टेंस होती है यानी कि जो साइन करके एक्सेप्ट करता है, जो कहता है कि हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो जब भी किसी आदमी की एक्सेप्टेंस होती है उस आदमी को हम कहते हैं ड्रॉई। तो ऐसे आपको स्टोरी से पहचानना है कि ड्रॉई कौन है, जी गुप्ता। फॉर विच वॉज एंडोर्स्ड ओवर बाय गौतम। अब गौतम ने वो एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, टू मेहता को। तो एंडोर्स कौन कर सकता है, एंडोर्स करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, तो बताओ एंडोर्स करने की क्षमता किसके पास होती है, कौन बच्चा बताएगा। एंडोर्स करता है ड्रॉवर। एंडोर्स करता है कौन, ड्रॉवर। क्योंकि ड्रॉवर को बिल मिल जाता है। ड्रॉई ने क्या करा होता है, ड्रॉई ने तो एक्सेप्ट करा होता है, उसने तो साइन करके दे दिया कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। ड्रॉवर को वो बिल मिल जाता है। फिर ड्रॉवर उस बिल को या तो रिटेन कर सकता है, या डिस्काउंट करा सकता है, या एंडोर्स कर सकता है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर गौतम ने बिल को एंडोर्स कर दिया है। किसको एंडोर्स कर दिया है, मेहता को। तो मेहता कौन है, मेहता को बोलते हैं एंडोर्सी। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पहले ये पता लगाना है कि कौन सा व्यक्ति कौन है। अब लिख रहा है वॉज डिसऑनर्ड। ओ, तो ये बिल जो है ये डिसऑनर हो गया। तो अब इस कहानी को ऐसे समझो कि हम ड्रॉअर हैं, मान लो हम गौतम है। देखो लिखा भी है ना क्वेश्चन में, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ गौतम। कह रहा है गौतम की बुक्स में जर्नल एंट्री करो। तो हमने एक बिल हमको मिला था जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस वाला, वो बिल हमने एंडोर्स करके मेहता को दे दिया था और वो बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस जो हैं उसमें 100 रुपए के आ गए। तो अब किस बच्चे को याद है वो मुझे बताओ कि जब हम कोई बिल एंडोर्स कर देते हैं और एंडोर्स करा हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बताओ कॉन्सेप्ट। ये है मेन चीज, हम क्या एंट्री करते हैं। कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। और इसमें हम बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को ऐड करके ही लिखते हैं। तो यानी कि इस एंट्री के अंदर आपका अमाउंट हो जाएगा 4100। बिल्कुल सही। तो बेसिकली कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि गौतम यानी कि ड्रॉवर, उसकी बुक्स की जर्नल एंट्री हमको लिखनी है और गौतम ने एक बिल को एंडोर्स कर दिया था मेहता को और वो बिल डिसऑनर हो गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल एंट्री याद रखनी थी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। तो ये है इसका आंसर। तो देखो 2 नंबर आपको इस एंट्री के मिलेंगे बशर्ते आपने सही करा हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है ये आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना अपने साथ भी। द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय ए बुक कीपर शोड ए डिफरेंस ऑफ 1006 which was placed in a newly opened suspense account and carried forward to the next year। तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ गलती हुई ट्रायल बैलेंस में और 1006 रुपए का जो डिफरेंस आया वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब उसके बाद अगले साल कह रहे हैं हमें कुछ गलतियां अपनी पता चली। तो पहले हम गलतियां पता करते हैं कि क्या क्या हुई, उस पर फोकस करते हैं। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹99
had been posted to the credit of supplier as ₹990। तो देखो बच्चों, हमने गुड्स को परचेज करा, तो गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो वैसे एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, है ना, या टू क्रेडिटर, कुछ भी कह लो। तो 99 रुपए की हमने परचेज करी। अब जब हम इसके बाद सप्लायर के अकाउंट में इसको पोस्ट कर रहे थे, तो सप्लायर के अकाउंट में हमने गलती से 990 की तरह पोस्ट कर दिया, मतलब 99 होना चाहिए था, पोस्ट 99 होना चाहिए था, पर गलती से हमने उसको क्रेडिट कर दिया 990 रुपए से। तो यानी कि आपने कितने रुपए उसको ज्यादा क्रेडिट कर दिए, कितने रुपए आपने उसको फालतू में क्रेडिट कर दिया, 891 रुपए। तो अब आपको क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये है मुद्दा। बताइए कि अब आप क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। आपने सप्लायर को 891 रुपए फालतू में क्रेडिट कर दिए हैं, तो अब हम अपनी गलती कैसे सुधारेंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी सही एंट्री जो होगी, क्योंकि हमने सप्लायर को 891 रुपए फालतू में क्रेडिट कर दिया, तो अब इसकी सही एंट्री होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट 891 टू सस्पेंस अकाउंट 891 बेसिकली। तो आपको ये करनी पड़ेगी सही एंट्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ₹75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम ए क्रेडिटर। हमें 75 रुपए डिस्काउंट मिला एक क्रेडिटर से। वॉज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, और हमने उसके अकाउंट में एंटर भी कर लिया, बट वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। तो बस ये वन साइडेड एरर है, हमने इसको डिस्काउंट रिसीव्ड को डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिलता है और हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं कर पाए, वन साइडेड एरर है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे। अब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करना है बेसिकली, मतलब पोस्ट करना है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें भूल गए पोस्ट करना। और एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 75 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, पोस्टिंग एरर है, तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्कुल सही दिव्या का। उसके बाद नंबर 3, सेल ऑफ फर्नीचर ₹1400। हमने फर्नीचर बेचा, हमने अपना एसेट बेचा। हैड बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक। हैड बीन एंटर्ड का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको सेल्स बुक में, तो यानी कि सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लिया। तो जब भी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये टू साइडेड एरर्स होते हैं, दूसरी बात ये कि इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, और तीसरी बात ये कि आप इसमें वो स्टेप्स लगा सकते हो जो आपको सिखा रखे हैं कि पहले रॉन्ग एंट्री कर लो, फिर रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कर लो, फिर करेक्ट एंट्री लिख लो, फिर करेक्ट एंट्री और रिवर्स वाली दोनों एंट्री को जोड़कर फाइनल अपना रेक्टिफाइंग आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसका एक डेमो करके दिखा देता हूँ। हमने फर्नीचर बेचा 1400 का, तो फर्नीचर बेचने की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, वैसे तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा। लेकिन हमने गलती से जो रॉन्ग एंट्री यानी कि गलत एंट्री कर रखी है, वो हमने सेल की एंट्री कर रखी है, क्योंकि हम तो इसको सेल समझ के एंट्री कर रहे हैं। तो रॉन्ग एंट्री हमने कर रखी है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अब हमको क्या करना है, स्टेप 1 हो गया रॉन्ग एंट्री। स्टेप 2 के अंदर हम रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको उल्टा लिख देंगे स्टेप 2 में। तो इसको आप उल्टा लिखोगे तो ये बन जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम लिखते हैं करेक्ट एंट्री जो हमने लिख रखी है। अब आपको 2 और 3 को दोनों को जोड़ना है। आप ऐसे समझो कि ये दोनों एंट्रियां एक हो जाएंगी, ये दोनों एंट्रियां मर्ज हो जाएंगी, तो क्या आंसर बन जाएगा। ये दोनों एंट्रियां मर्ज हो जाएंगी, अगर जोड़ दोगे तो क्या आंसर बन जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर।
तो अगर आप इन दोनों एंट्रियों को जोड़ते हो तो देखो कैश डेबिट 1400 और कैश क्रेडिट 1400, ये तो कट जाएगा आपस में, है ना, क्योंकि दो वो डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है। तो आपका जो आंसर बचेगा खाली वो क्या बचेगा? यस, बिल्कुल सही। तो ये स्टेप्स ध्यान रखना है, आंसर अपने आप से ही आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो थर्ड पॉइंट का आंसर है सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है बच्चों, सिंपल। उसके बाद फोर्थ देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सही। ₹900 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर, हमको 900 रुपए लेने हैं कस्टमर से। वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर, लेकिन बस हम इसको सन्ड्री डेटर्स में लिखना भूल गए, उसके शेड्यूल में ले जाना भूल गए। मतलब हमने सन्ड्री डेटर्स को बेसिकली नहीं कंसिडर कर रखा, उसको भूल गए, बाकी तो चलो ठीक है। तो अब सन्ड्री डेटर्स को आप 900 रुपए लिखना भूल गए, तो इसके लिए क्या एंट्री कर सकते हो आप, ये सोचो। अब सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो हमारे लिए एसेट है, तो हमें उन्हें डेबिट करना पड़ता है। तो अगर हम 900 रुपए डेटर को लिखना भूल गए तो अब हम सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे 900 रुपए। और टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वन साइडेड गलती है, हम खाली सस्पेंस, बिल्कुल सही। तो सही भेजा बच्चों ने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो हम खाली डेटर में लिखना भूल गए, तो अब इसकी एंट्री हो गई सही, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। उसके बाद नंबर 5, गुड्स ऑफ द वैल्यू 3000 रुपए रिटर्न बाय कस्टमर बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। तो ये है कंप्लीट ओमिशन, कि हमारे कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिए, यानी कि सेल रिटर्न हो गई, लेकिन हमने अभी तक कोई एंट्री ही नहीं करी अपनी किताबों के अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। तो आपने अगर सेल रिटर्न की एंट्री ही नहीं कर रखी किताबों में, तो सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो ये सिंपल हो गया। तो आप सीधा सीधा इसको रिकॉर्ड कर दोगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग की गलती है बच्चों, ये रिकॉर्डिंग की गलती है। तो ये टू साइडेड एरर है, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। लिखा है ना, नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, तो अब तो हमको पूरी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। उसके बाद लास्ट, ₹355 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। 355 रुपए हमने सेल्स रिटर्न बुक में एंटर कर लिए। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। और गलती से हमने, देखो क्या करा, कस्टमर को डेबिट कर दिया। देखो गलती से, मतलब वैसे अगर मैं आपको कस्टमर का अकाउंट बना के यहाँ पे समझाऊं कि जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो वैसे हमें सेल रिटर्न के टाइम पर कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, है ना, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री भी क्या होती है, आपने ऊपर वाले पॉइंट में भी लिख रखा है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो सेल रिटर्न अगर 355 की हुई है तो उसे आपको क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए था कस्टमर के अकाउंट में। लेकिन देखो हमने गलती क्या करी, हमने क्रेडिट करने की बजाय गलती से कस्टमर के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट कर लिया, हमने ये गलती कर दी। तो अब आपको गलती सुधारनी पड़ेगी डबल अमाउंट से। बिल्कुल सही। तो अब आपको एंट्री आपकी बन जाएगी आंसर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 710 रुपए टू कस्टमर अकाउंट 710 रुपए, क्योंकि आपको करना था क्रेडिट पर कल कर दिया गलती से डेबिट। तो अब तो आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, यानी कि 355 हो गया 710। तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 710। चलो, तो क्वेश्चन ने कहा था गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो हमने कर ली हैं। और उसने कहा था प्रिपेयर ए सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में आपको जल्दी से शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सस्पेंस अकाउंट का सिंपल आपको बस पोस्टिंग करनी है। तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो हमने जो जो भी एंट्रीज करी उसमें सस्पेंस अकाउंट जहां जहां भी आ रहा है बस उसको पोस्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट एंट्री में हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा
सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 891। तो अब हम सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बस पोस्ट कर देंगे 891। फिर हमने सेकेंड एंट्री लिखी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 75। तो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट कर देंगे 75। फिर उसके बाद हमने थर्ड में एंट्री लिखी सेल टू फर्नीचर, तो उसको छोड़ दो, सस्पेंस है ही नहीं। उसके बाद हमने फोर्थ एंट्री लिखी सन्ड्री डेटर टू सस्पेंस 900 रुपये, तो हम बस सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे 900 रुपये। फिर हमने उसके बाद फोर्थ एंट्री लिखी, वो तो हो गया। फिफ्थ एंट्री लिखी सेल रिटर्न टू कस्टमर, छोड़ दो, सस्पेंस है ही नहीं। और सिक्स्थ एंट्री लिखी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 710, तो इसकी पोस्टिंग कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 710। ठीक है, तो जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल थोड़ा ज़्यादा आएगा, वो आएगा 1791। और 1791 में से जब आप ये दोनों माइनस करोगे ना 785, तो बेसिकली आपका बैलेंस वही बचेगा जिससे उसने सस्पेंस अकाउंट की शुरुआत करवाई थी आपसे। तो अगर आप सवाल की स्टार्टिंग में देखो तो उसने कहा था कि हमारे पास डिफरेंस आ रहा था 1006 का, जो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर अगर आप ये बैलेंस देखोगे तो ये बैलेंस 1006 का ही आएगा। तो हम इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब शुरुआती दौर में सस्पेंस अकाउंट में ये बैलेंस डाला गया होगा। तो ये था बच्चों पूरा देखो रेक्टिफिकेशन का प्योर एग्जाम क्वेश्चन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जैसे चॉइस दे रखी है आपको, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हैं, तो मैं एक बार आपके साथ पढ़ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि भाई क्या कहानी हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट रह सकती है। तो जैसे पहली कहानी में कह रहा है ऑन जनवरी 1, 2017 अजय सोल्ड टू बलबीर फॉर 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अजय ने देखो गुड्स बेचे बलबीर को, वैसे तो वो 10,000 के हैं, लेकिन उसने 20% का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मान लो मैं अजय की बुक्स के हिसाब से बात करूं, तो अजय को पहली एंट्री एक सेल की करनी पड़ेगी 1 जनवरी को। तो अजय एंट्री करेगा सेल के लिए बलबीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें 10,000 रुपये वैसे तो वैल्यू है, लेकिन 20% डिस्काउंट आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8,000। फिर लिखा है ऑन द डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल, बलबीर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000 पेबल 3 months आफ्टर साइट। तो अब अजय ने एक बिल ड्रॉ करके दिया जो बलबीर ने एक्सेप्ट कर लिया 8,000 रुपए का। तो देखो अब उसी दिन जब हम बिल बना रहे हैं, तो अब हम एंट्री कर देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बलबीर ने एक्सेप्ट कर लिया तो टू बलबीर 8,000 रुपए। तो 3 महीने का एक नया बिल हमने बनाकर दे दिया। फिर लिखा है हैविंग सरप्लस फंड्स बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th मार्च। अब बलबीर के पास पैसे थे तो उसने 4 मार्च को ही इस बिल को पैसे को पूरा पे कर दिया। एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 18% पर एनम। तो रिबेट का मतलब ये होता है कि बलबीर ने हमें जल्दी पैसे दे दिए। अगर आप 1 जनवरी के बाद 3 महीने वैसे काउंट करो और ड्यू डेट निकालो, तो इस बिल की ड्यू डेट जो आएगी वो वैसे आएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल आएगी। हाँ 4 अप्रैल आएगी, है ना। लेकिन बलबीर ने पैसे हमें कब दे दिए? 4 मार्च को ही। तो जब भी कोई व्यक्ति हमको जल्दी पैसे दे देता है तो हम उस व्यक्ति को डिस्काउंट देते हैं, हम उस व्यक्ति को छूट देते हैं। हम कहते हैं ठीक है तुमने जल्दी पैसे दिए तो हम तुम्हें छूट दे देते हैं। उस छूट को बच्चों रिबेट कहते हैं। तो ये वैसे भी थ्योरी में पता होना चाहिए, भाई बाई चांस थ्योरी में पूछ ले। तो हम बलबीर को 18% पर एनम के हिसाब से छूट दे रहे हैं, क्योंकि उसने जल्दी पेमेंट कर दी, उसने जल्दी पैसे दे दिए। तो आपको बस ये देखना होता है कि उसने कितनी जल्दी पैसे दिए। तो भाई 4 अप्रैल की ड्यू डेट थी और उसने पैसे दे दिए 4 मार्च को, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 1 महीना जल्दी पेमेंट कर दी, 1 महीना जल्दी। तो हम उसको 1 महीने की छूट के पैसों का मतलब फायदा दे देते हैं। तो आप देखो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनती है। अगर बाय चांस करनी पड़े, मैं इधर करके दिखा देता हूं। तो हमें अब अपने बिल्स पेबल के बदले में पैसे मिलेंगे, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारा 8,000 का जो बिल्स पेबल था उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन
हम बलबीर को कुछ छूट देंगे, यानी कि उस छूट को कहते हैं रिबेट। तो हमें पहले रिबेट निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई 8,000 रुपए का अगर बिल था और हम 18% की छूट दे रहे हैं और एक महीना बलबीर ने जल्दी पेमेंट करी तो एक महीने की उसको छूट दे रहे हैं, तो आपको ये डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये डिस्काउंट कितना आएगा। तो अगर मान लो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो भाई ये आ जाएगा मोटा मोटी 120 रुपए। तो इसका मतलब रिबेट में मैं लिखूंगा 120 रुपए, यानी बलबीर को 120 रुपए मैंने छूट दे दी, और बस जो बैलेंस बच गया, बचे हुए पैसे, वो इसका मतलब मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे बलबीर से सिर्फ 7,880 रुपए ही मिलेंगे। तो मैं ये एंट्री पास करता हूँ वैसे तो 4 मार्च वाले दिन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रिबेट का। तो थ्योरी में पूछ ले तो भी, और वैसे अगर इन केस करना पड़ जाए तो भी। तो बस हम ये 3 एंट्रीज पास कर देंगे, तो अजय की बुक्स में तो ये 3 एंट्रीज पास हो जाएंगी। अच्छा, बलबीर की बुक्स में क्या होंगी वो ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि सिंपल है, इसी का उल्टा हो जाएगी। तो पहले तो बलबीर परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। फिर वो बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री करेगा, अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और फिर जब वो पैसे पे करने की एंट्री करेगा, तो अब देखो बलबीर की एंट्री क्या होगी, इधर करके दिखा देता हूँ। बलबीर एंट्री करेगा कि मैं बीपी के पैसे दे रहा हूं, यानी कि बीपी डेबिट टू, उसे रिबेट मिल गई 720 की, और टू बैंक में वो लिखेगा सिर्फ 7880। तो बेसिकली वो ये एंट्री करेगा। तो अजय करेगा ये एंट्री, अजय बेसिकली मतलब 2BR लिखेगा, और बलबीर करेगा वो एंट्री। तो रिबेट का ये कॉन्सेप्ट होता है, रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना। तो 120 रुपए की बेसिकली छूट मिल गई, तो बलबीर का फायदा हो गया और अजय का नुकसान हो गया। तो ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट रिबेट का। तो अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आए या पूछे तो अब आप कर पाओगे। चलो, इसी तरह इसका चॉइस वाला भी है, वो भी बस दिखा देता हूँ अगर बाय चांस वो क्वेश्चन हमको करना पड़ जाए। उसमें कह रहा है मोहन सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 20,000 रुपी। तो पहले हम सेल की एंट्री कर देंगे। ऑन दिस डेट राम एक्सेप्टेड द बिल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 2 मंथ्स। फिर हम एक बिल की एंट्री कर देंगे। मोहन गॉट डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर 19,500। तो हमें फिर बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी पड़ेगी, और इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। तो वो भी हम कर देंगे। और फिर वो कह रहा है ड्यू डेट पर बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 100 रुपए के आए। तो बस आगे की कहानी हमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो खैर, बिल डिस्काउंटेड जो हमने कराया वो डिसऑनर हो गया और 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी लग गए। तो बस आपको डिसऑनर की एंट्री आनी चाहिए। इस केस में हम एंट्री करते हैं ड्रॉई डेबिट। ड्रॉई कौन है? राम। टू बैंक, और इसके अंदर हम बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को जोड़कर लिख लेते हैं। तो 20,000 बिल का अमाउंट था और 100 रुपए नोटिंग के थे। तो हमारी डिसऑनर की ये एंट्री हो जाएगी, बस सिंपल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा अगर मान लो आता है। तो पहले हम गुड्स बेचने की एंट्री कर देंगे, उसके बाद बिल बनाने की एंट्री कर देंगे, फिर बिल के डिस्काउंट की एंट्री कर देंगे, और चौथी एंट्री ये वाली बिल के डिसऑनर की कर देंगे। बस। तो क्वेश्चन ने कहा था कि मोहन की बुक्स में जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो हम मोहन की बुक्स में ऐसे जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो, अब उसके बाद 2 नंबर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये कोशिश करना आप भी सॉल्व कर करके साथ में निकालने की प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन हमसे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं उसने क्या क्या दिया है। कैश सेल्स दे रखी हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न दे रखी हैं 5,000 आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। परचेज रिटर्न उसने दे रखी है 4,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है 36,000, ठीक है। क्रेडिट सेल्स उसने दे रखी है 165, ओके। परचेजेस 124, ओके। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जिनको नहीं पता ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो दे रखा है 8,000, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा है 40% ऑन सेल्स,
तो ये भी मतलब कुछ है। चलो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो आप कैसे करोगे वो भी सीख लो। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कभी भी, तो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, वो सब आपको पहले से आती हैं। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय सेल्स, है ना। तो सेल्स का मतलब होता है कि आपने जो जो भी सेल करी। तो देखो, हमारी कैश सेल्स है 40,000 की, ये भी, और हमारी क्रेडिट सेल है 1,65,000 की, ये भी। भाई दोनों की तरह की सेल को सेल कहते हैं। तो 40,000 कैश सेल और 1,65,000 क्रेडिट सेल, तो आप दोनों को इकट्ठा करके ही लिखोगे अंदर की तरफ 2,05,000। उसमें से आप माइनस करते हो सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपको दे रखी है 5,000। तो आपकी सेल्स की फाइनल वैल्यू जो बाहर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 2,00,000। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए सेल्स की फाइनल फिगर बाहर आ गई 2,00,000 रुपए। उसके बाद फिर हमको दे रखा है, देखो, परचेजेस मान लो दे रखा है 1,24,000 और परचेज रिटर्न हमको दे रखा है 4,000। तो परचेजेस को आप डेबिट साइड पे लिखते हो, याद ही होगा आपको। तो परचेजेस 1,24,000 को आप अंदर लिखोगे और 4,000 परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे, तो बाहर जो परचेज का फाइनल वैल्यू जाएगा 1,20,000। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको याद ही होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स जो दे रखा है हमको, देखो कितना, 8,000, तो वो भी हम डेबिट साइड पर लिख देंगे 8,000। फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको याद ही है, हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखा है 36,000, तो वो भी हम लिख लेंगे 36,000। अब देखो बच्चों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है वो 40% है ऑफ सेल्स। तो हमने सेल्स लिखी रखी है, तो हमें सेल्स का 40% निकालना है, तो वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे मैं निकाल के लिख देता हूं, और ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो आपकी सेल्स कितनी है, देखो आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स है 2,00,000 रुपए। तो अगर आप 2,00,000 रुपए का 40% निकालोगे, 40% निकालोगे, 2,00,000 रुपए का 40% निकालोगे, तो ये आ जाएगा 80,000। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में लिख सकते हो 80,000। समझ गए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का उसने कहा है 40% है, तो आपको 2,00,000 का 40% कैलकुलेट अगर करोगे तो ये आ जाएगा 80,000। अब देखो, अब आप दोनों साइड का टोटल कर सकते हो। दोनों साइड का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल इस बार ज्यादा आ जाएगा, 2,36,000। तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ये बैलेंसिंग फिगर पता लग जाएगी कि भाई ओपनिंग स्टॉक आखिर हमारा है कितना। तो ये आपको एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिल जाएगी, यानी कि इसमें से माइनस कर दो 2,36,000 में से, तो ये आ जाएगा आपका 28,000 रुपए। वेरी गुड, तो बच्चों ने भी 28,000 रुपए ही बताया, मतलब कि बिल्कुल सही। तो आपका ओपनिंग स्टॉक का परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों, 28,000 रुपए। तो अब एक बार ये बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन आपको समझ आ गया, एग्जाम में अगर आता है तो कैसे करेंगे हम। तो सही आंसर है 28,000। अब इसके बाद जी एक और क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का, ये भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है नेट सेल्स है 9,00,000 रुपए, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब COGS ही होता है भाई, अगर किसी को लिखना हो। कॉस्ट का मतलब होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से निकाल लेते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए,
आप लेट कर लो कि लेट COGS इज इक्वल टू एक्स, मान लो COGS एक्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% दे रखा है आपको ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ एक्स हो गया, तो उसको लिख लिया 20/100 ऑफ एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है कि COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। COGS हमने एक्स ले रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% ऑफ एक्स है, और नेट सेल्स आपको गिवन है, देखो ये रही नेट सेल्स आपको कितनी गिवन है, 9 लाख। तो आप इस इक्वेशन में नेट सेल्स को 9 लाख पुट कर दो, बस फिर तो थोड़ा सा सॉल्विंग करनी है, तो आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। तो निकाल के एक बार बताओगे कि इसको सॉल्व करके एक्स का आंसर क्या आएगा। 9 लाख इंटू 100 बटे 120, बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 लाख, मतलब कि 7,50,000। तो आपका COGS आ गया, बेसिकली आपका कॉस्ट आ गया 7,50,000, है ना, बिल्कुल सही 7,50,000। बस, तो आपके 2 नंबर पक्के। तो कैलकुलेट उसने कहा था COGS निकाल लो, तो COGS आ गया 7.5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लोगे, इसका 20% कैलकुलेट कर लो। तो आप इसका जब 20% कैलकुलेट करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000, है ना। तो बस आपके दोनों आंसर आ गए, तो 2 नंबर ये पक्के। तो ये क्वेश्चन तो वेरी सिंपल। उसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपके सिंगल एंट्री सिस्टम का है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। तो एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, और फिर उसके बाद कह रहा है लास्ट में कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। चलो, तो अब देखो बच्चों कैसे करेंगे ये सवाल। तो हमें अगर पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो आपको पहले 31 दिसंबर यानी कि क्लोजिंग वाली डेट की एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों इधर बना के दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको जो जो भी एसेट्स दे रखे हैं वो एसेट साइड में लिख लेना, जो जो भी लाइबिलिटी दे रखी है वो लाइबिलिटी साइड में लिख लेना, जैसे दिखा देते हैं आपको। पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो लाइबिलिटीज में आपको दे रखे हैं क्रेडिटर, इनको मैं काला गोला कर देता हूँ। इसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल, तो चलो 0 है। लोन दे रखा है 50,000 लाइबिलिटी, और फिर हमें एसेट्स के लिए दे रखे हैं, मैं लाल गोला कर देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल, फिर हमें दे रखा है स्टॉक, और फिर हमें दे रखा है कैश। ये तीनों हमें एसेट दे रखे हैं। तो अगर आप एसेट साइड का टोटल करोगे, ऐसे ही कर लेते हैं, ऑलरेडी बड़ा सिंपल है। एसेट साइड का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए, और लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे अगर काले वाले गोलों का, तो ये आएगा 80,000 रुपए। तो इसका मतलब लाइबिलिटी वाली साइड पे 20,000 जो बच गए वो क्या है, क्या लिखे हैं उसको हम। लाइबिलिटी वाली साइड पर 20,000 जो बच गए वो क्या हैं, वो हैं सर क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 20,000 है, बिल्कुल सही, क्योंकि बैलेंस जो बच गया वो हो गया कैपिटल, बिल्कुल सही। इसी तरह ओपनिंग वाले का भी निकाल सकते हैं हम। ओपनिंग वाले में एसेट है 30,000, स्टॉक 5,000, कैश 2,000। तो अगर आप इन तीनों एसेट्स वालों को जोड़ोगे तो ये हो गया 37,000। लाइबिलिटीज हैं क्रेडिटर 5,000, बिल्स पेबल 10,000, तो लाइबिलिटी वालों को जोड़ोगे तो ये आ गया 15,000। तो इसका मतलब लाइबिलिटी में कितना बच गया, लाइबिलिटी में 22,000 बच गया फिर भी। तो 22,000 इसका मतलब क्या होगा, हम क्या मानेंगे, बिल्कुल सही। बस फिर उसके बाद अगर हमें निकालना पड़े प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या है फॉर्मूला, भाई ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया आपने 22। तो प्रॉफिट क्या फॉर्मूला, या प्रॉफिट इस क्वेश्चन में फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है या निकाली हमने 20,000, माइनस कर देंगे उसमें से ओपनिंग कैपिटल, वो आ रही है 22,000। तो एक प्रकार से इस सवाल में 2,000 नेगेटिव आ रहा है,
यानी कि हमारा इस सवाल में लॉस हो रहा है 2000 का। तो आपका लॉस का आंसर आ गया फाइनली 2000 रुपए, और ये हो गए आपके 3 नंबर पक्के। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है काफी बार। कह रहा है मैं ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 20,000। तो कह रहा है हमारे डेटर्स हैं बहुत सारे, जिनमें से एक दीवान नाम का व्यक्ति भी है कोई, जिसका बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका होगा 20,000 का, भाई उससे 20,000 हमें लेने होंगे। तो वैसे हमारे टोटल डेटर हैं 4,80,000 के, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये हम कहते हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता है पहले से, ओपनिंग प्रोविजन। उसके बाद हमें बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेट्स, तो इनको हम कह देते हैं अपने ओल्ड बैड डेट्स, क्योंकि ये पहले से ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पढ़ो। नंबर वन में कह रहा है 3/4 ऑफ द दीवान्स बिल इज इररिकवरेबल। तो पहले तो ये बताओ किस बच्चे को याद आया कि इस अंग्रेजी का क्या मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन किस बच्चे को याद आया। कह रहा है कि दीवान के बिल का 3/4 हिस्सा इररिकवरेबल है। तो तब तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जब तक बच्चे बता रहे हैं। तो दीवान का बिल था 20,000 का, उसका 3/4 हिस्सा इररिकवरेबल है। ओके, वेरी 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 गुड, शाबाश। तो इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है टेक्निकली कि 15,000 रुपए जो है वो क्या है, बैड डेट है। तो क्योंकि इररिकवरेबल का मतलब होता है बैड डेट, तो उसने आपको ये बता दिया हिंट के तौर पर कि ये हमारे 15,000 बैड डेट्स हो गए। तो इसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेट्स, क्योंकि ये हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। और दूसरी एडजस्टमेंट कह रहा है क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 6% ऑन सन्ड्री डेटर। बताओ इसको क्या कहते थे। 6% कह रहा है प्रोविजन क्रिएट कर दो सन्ड्री डेटर्स पे। तो हमें 6% प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स पे, ठीक है। तो इसको कहते थे बिल्कुल सही क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन या क्लोजिंग पीडीडी। तो कह रहा है शो द इफेक्ट ऑन पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ बच्चों आपके लिए, दोनों ही चीजें, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहना। तो पीएनएल का भी सॉल्यूशन और बैलेंस शीट का भी प्रेजेंटेशन मैं कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले पीएनएल के अंदर लिखते हैं हमारे ओल्ड बैड डेट्स, कि हमारे बैड डेट्स पुराने वाले कितने थे, तो वो हैं 10,000, ठीक है। तो पीएनएल में हमने लिखा ओल्ड बैड डेट्स अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर जोड़ देते हैं न्यू बैड डेट्स, कि भाई कुछ और नए भी हो गए क्या। तो हमें नीचे एडजस्टमेंट में पता चला था अभी अभी कि नए बैड डेट्स हमारे हो गए हैं 15,000 रुपए, क्योंकि दीवान का बिल इररिकवरेबल हो गया 3/4। तो 15,000 रुपए हमारे हो गए न्यू बैड डेट्स, ठीक है। तो ये भी जोड़ते हैं, प्लस करते हैं हम क्लोजिंग प्रोविजन, मतलब हमें कितना प्रोविजन और क्रिएट करना है वो हम जोड़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है इस सवाल के अंदर, कि हमारा 6% हमें प्रोविजन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे डेटर्स की वैल्यू वैसे तो दे रखी है 4,80,000, राइट, 4,80,000। लेकिन अगर आप ध्यान से उसकी लैंग्वेज पढ़ते तो 4,80,000 के अंदर एक 20,000 का बिल भी है, 20,000 का बिल भी है बच्चों। तो ये जो बिल वाला अमाउंट होता है ना 20,000 का, हमें इसे हटाना पड़ता है। हम कहते हैं भाई ये बिल को हटा दो, क्योंकि हम अपने डेटर्स पर प्रोविजन बना रहे हैं, हम अपने बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट के लिए प्रोविजन नहीं बना रहे। तो हमें इस बिल के पैसे को हटाना पड़ता है, मतलब कि माइनस करना पड़ता है। और बिल के पैसे हटाने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपने 15,000 भी हटा ही लिया, क्योंकि वो 15,000 बैड डेट बिल का ही तो हिस्सा है ना, क्योंकि बिल में से 15,000 कह रहा है कि इररिकवरेबल है। बचे हुए 5,000 इसका मतलब बाद में शायद मिल जाएंगे, लेकिन हमें बिल लेना ही नहीं है, हमें तो 20,000 से मतलब ही नहीं है। तो आपको बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है इस स्पेशल सवाल में, कि आपको बिल को ही हटा देना है। तो आप 4,80,000 में से 20,000 के बिल को हटा दो, बोलो कि ये बिल मेरे को लेना नहीं है, ये तो बेकार है, इसको हटा दो। तो बस बच गया 4,60,000,
तो 4,60,000 का ही आपको 6% कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 27,600। तो ये है आपका क्लोजिंग प्रोविजन। ओके, तो ये सर मजेदार बात बताई आपने। तो ये है आपका क्लोजिंग प्रोविजन, और इसमें से माइनस करते हैं बच्चों ओपनिंग प्रोविजन, जो हमें ट्रायल बैलेंस में पहले से दे रखा होता है। वो आपको देखो गिवन ही था 24,000 रुपए, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो फिर जो आंसर आता है वो हम अपने पीएनएल अकाउंट में बेसिकली फाइनली डेबिट कर रहे होते हैं, 28,600। तो ये तो है पीएनएल। बाकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में हम अपने डेटर्स की वैल्यू लिखते हैं जो भी दे रखी है, उसमें से हम माइनस करते हैं अपने न्यू बैड डेट्स यानी कि 15,000, और उसमें से हम माइनस करते हैं अपना क्लोजिंग प्रोविजन यानी कि जो हमने निकाला 27,600, और फिर जो फाइनल आंसर आता है उसे हम बाहर की तरफ लिख लेते हैं 437,400। तो ये था बच्चों आपका देखो 3 नंबर का आंसर, लेकिन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो विशेष बात मैंने आपको बताई उसका जरूर ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैपिटल की। तो कैपिटल को हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। उसके बाद हमको दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को हम कहाँ करते हैं? परचेज में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम एसेट साइड पे शो करते हैं। उसके बाद है रेंट, इसको हम अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करते हैं। इसके बाद है डेटर्स, इसको हम अपने एसेट साइड पर शो करते हैं। उसके बाद है सेल्स, इसको हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको हम लाइबिलिटीज में शो करते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बताओ बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ शो करते हैं आप बताइए, क्योंकि ये काफी बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, वेरी गुड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद परचेजेस, ये आपको पता ही है, डेबिट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंपल। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हालांकि इसका स्पेशल नोट और हमने डिस्कशन भी कर रखा है एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट में कि इट इज एज गुड एज ड्राइंग्स ओनली, इसे ड्राइंग्स माना जाता है, तो इसीलिए इसको कैपिटल में से माइनस करके आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माना जाता है कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल खर्चे कर रहा है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस बताओ कहां पर? वेरी गुड, पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। ट्रेड का मतलब यहाँ पर होता है भाई सेल वेल करने से संबंधित ऑफिस के खर्चे, तो ये सब जाते हैं पीएनएल में। इसके बाद बैड डेट्स आपको पता ही है ना, ये तो ओल्ड बैड डेट्स हो गए, अभी अभी देखा था। वेजेस, ये आपको पता ही है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैरेज आपको पता ही है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। बैंक हमारे लिए एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे। बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। रिपेयर हमारे लिए खर्चा होता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट खर्चे को पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, आप जानते हो इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे। और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक एक जगह इस प्रकार से चला जाता है। और सर उसके नीचे जो हमें लास्ट आइटम दे रखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है 14,500, तो इसको आपको दो जगह लिखना पड़ता है, क्रेडिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। बस सारी पोस्टिंग करके मैं उम्मीद कर रहा हूं
आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दोगे और फिर बैलेंस शीट को टोटल करोगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। तो एक बार बता दो पूरा क्वेश्चन सब बच्चों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर? चलो तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह ये जो चॉइस का क्वेश्चन है ये आप कोशिश करना अपने आप होमवर्क में करने की। तो मैंने जैसे डिस्कस करा बस उसी पैटर्न पर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी उसमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो दो जगह पोस्ट होती हैं। तो जैसे इस चॉइस वाले क्वेश्चन की मैं एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहली एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दे रखी है 50,000, जबकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमको दे रखी है 64,000। अब ये भी एक कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट बना देता है। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है? वेरी गुड, लोअर वाली यानी 50,000। तो रियलाइजेबल वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना है, पागल बनाने के लिए दे रहा है, छोड़ दो। सेकेंड, स्टॉक ऑफ 12,000 was burned by fire on 25 March. It was fully insured and the insurance company admitted claim in full. तो देखो बच्चों, हमारा 12,000 के गुड्स जल गए फायर से, तो इसे तो आप परचेज में से माइनस कर दोगे और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरे पैसे दे दिए या पूरा क्लेम हमारा एक्सेप्ट कर लिया। तो 12,000 रुपए से आप इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो कर दोगे। तो बस सेकेंड एडजस्टमेंट में ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद थर्ड, गुड्स वर्थ ₹3600 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो आपने 3600 के गुड्स फ्री सैंपल में दे दिए, तो आप इस 3600 के गुड्स को परचेज में से माइनस कर दोगे क्योंकि ये गुड्स हमारे को छोड़कर चले गए और फ्री सैंपल की तौर पर दिए, तो फ्री सैंपल में देना आपके लिए खर्चा है, तो इनको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। 3600 के गुड्स को, ये हमने डिस्कस कर रखी है एडजस्टमेंट। इसी तरह गुड्स वर्थ ₹3,000 वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। अब 3,000 के गुड्स आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर लिए, तो 3,000 के गुड्स को भी आप परचेज में से माइनस कर दोगे और क्योंकि पर्सनल पर्पज के लिए यूज करे यानी कि ये ड्राइंग्स हैं, तो कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे, है ना। तो ये होगी कहानी। और गुड्स वर्थ ₹1,000 वर गिवन एज चैरिटी। 1,000 रुपए के गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए, तो ये भी आप परचेज में से माइनस कर दोगे क्योंकि चैरिटी दे दी और चैरिटी हमारे लिए खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट में इसको आप डेबिट कर दोगे। तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद फोर्थ है डेप्रीशिएट करना है मोटर कार को बाय 15%। तो डेप्रीसिएशन का तो मुझे लगता है सबको याद होगा। तो आप 15% मोटर कार का कैलकुलेट करोगे और डेप्रीसिएशन को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर शो कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से माइनस करके दिखा दोगे, दो जगह ये चला जाएगा। और पांचवा, इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4800 पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है जो 4800 का, वो 30 जून तक का दे रखा है और जबकि देखो हमारा ट्रायल बैलेंस या हमारी अकाउंटिंग हो रही होती है 31 मार्च तक की। तो इसका मतलब आपने 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया, तो आप 3 महीने का इंश्योरेंस निकाल लोगे तो वो आपका आ जाएगा 1,200 रुपये प्रीपेड। अब 1,200 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या क्या करते हैं आपको सिखा रखा है दो जगह। इंश्योरेंस में से माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पर प्रेजेंट कर दोगे क्योंकि ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है विच इज एन एसेट। तो एक बार देख के मुझे बताओ जल्दी से कि सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर है आपको अच्छे से। फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का बेसिकली, और इसमें भी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग की आप देखो फिगर्स दे रखी हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ ताकि एनालिसिस हो जाए। कैश दे रखा है, ये हमारा एसेट। डेटर्स दे रखे हैं, ये हमारा एसेट। स्टॉक दे रखा है, ये हमारा एसेट। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ये हमारा एसेट। तो ये शुरू की चार चीजें तो क्या हैं, आपके एसेट्स हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे या बैलेंस शीट ना भी बनाए वैसे ही जोड़ लेंगे तो ये सब हमारे एसेट्स का टोटल आ जाएगा। और लाइबिलिटीज में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं और बिल्स पेबल दे रखे हैं। तो अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी कैपिटल। तो इतना पार्ट तो सेम है जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था। अब मैं आपसे पूछता हूं,
ड्यूरिंग 2012-13 ही इंट्रोड्यूस्ड 20,000 एज न्यू कैपिटल। तो 20,000 को क्या कहते हैं? 20,000 को क्या कहते हैं? वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल, बिल्कुल सही। और फिर उसी के आगे कह रहा है ही विड्रू 6,000 एवरी मंथ। तो 12 महीने का मतलब हो गया 72,000 फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो इस 72,000 को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ड्राइंग्स। बस फिर वो कह रहा है असरटेन कर दो प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल भी निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो मुझे बता देना कि भाई आपको याद है कि नहीं। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करना है आपको ड्राइंग्स, माइनस करनी है आपको एडिशनल कैपिटल, माइनस करनी है आपको ओपनिंग कैपिटल जो आपने बैलेंस शीट बनाकर निकाल भी ली होगी बैलेंसिंग फिगर की तरह। तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वो हो गया प्रॉफिट। है ना, याद है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये था बच्चों, देखो पूरा मेन क्वेश्चन 5 नंबर का। तो इस तरह के देखो क्वेश्चन है। इसी तरह चॉइस का क्वेश्चन भी आप देखोगे तो सेम पैटर्न पर ही निकलेगा। तो अब बताओ कि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आज अच्छे से वो सारे क्लियर हो गए और पता लग गया कि एग्जाम में क्वेश्चंस की वैरायटी इस तरह से होगी, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कम इंपॉर्टेंट, परंतु इस तरह से हर चैप्टर का क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा। तो ये था बच्चों एक छोटा सा पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाए कि कैसे हमारे टर्म 2 के सिलेबस में से इसमें से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत और डाउट अगर आपको है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में लिखकर भेजना। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अपने लाइव सेशंस में जो मैं आपके साथ लूंगा या जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आएंगी, उन रिकॉर्डिंग्स या उन लाइव सेशंस के अंदर हम उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और हाँ, वॉरियर्स बैच में बने रहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी उसमें हम पेपर सॉल्व करेंगे और वो भी लाइव आपके साथ। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पेपर कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और अगर कोई गलत था तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।